students, and once again welcome you all on my YouTube channel Commerce with Amarjit, and this is my sixth lecture from class 12 BST chapter second Principles of Management. Okay, ये Principles of Management का सिक्स लेक्चर है और लेक्चर फिफ्थ में हमने कवर किया था व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर. ठीक है, क्या F.W. टेलर ने प्रिंसिपल्स दिया था उसको हमने वीडियो फिफ्थ में कवर किया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे साइंटिफिक टेक्निक एंड एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर. आपको पता है F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी हम बोलते हैं और इन्होंने मैनेजमेंट के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट और टेक्निक दिया है जो कि बहुत ही यूजफुल है मैनेजमेंट के लिए. उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे कुछ केस स्टडी भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में जो कि बुक्स में भी आपको प्रैक्टिस करना है और इसीलिए एक एक टॉपिक पे कमांड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इसके जो पॉइंट्स हैं जैसे कि आपका हो गया मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फंक्शनल फोरमैनशिप, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है, तो वीडियोस को पूरा देखना है एंड सीक्वेंस में देखना है ताकि आपका डाउट क्लियर हो. और किसी को कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. ओके, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है आपका, फर्स्ट पॉइंट है आपका, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंट एंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओके, फंक्शनल फोरमैनशिप. सबसे पहले फंक्शनल फोरमैनशिप. फोरमैनशिप का मतलब होता है, फोरमैन कौन होता है, सुपरवाइजर है ना, और फंक्शनल का मतलब होता है कि स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर, वैसा सुपरवाइजर जो अपने फील्ड में क्या हो, एक्सपर्ट हो, स्पेशलाइज्ड हो. यहाँ पे F.W. टेलर का मानना है कि एक फैक्ट्री का काम को the work must be divided in two division. First one is a production department and second one is a first one is a planning department and second is a production department या operation department बोल सकते हो. उनका मानना है, F.W. टेलर का मानना है, okay, the factory two department, planning department and production department. The Taylor felt that the work must be free from the burden of planning and they must concentrate on work of production. है ना, मतलब कि अगर हम एक ही काम, दो काम अगर एक ही डिपार्टमेंट को दे रहे हैं कि प्रोडक्शन भी करना है और प्लानिंग भी करना है तो जाहिर सी बात है थोड़ा वर्क का बर्डन बढ़ जाता है. अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर ये डिवाइड हो गया है दो पार्ट में, है ना. ठीक है, जिसमें कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 सुपरवाइजर हैं, है ना, 4 फोरमैन है और ऑपरेशन डिपार्टमेंट में भी 4 क्या है, फोरमैन है ना. टोटल 8 फोरमैन है अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट. 8 फोरमैन है और वो 8 फोरमैन अपने एम्प्लॉय से अपने तरीके से काम को कर सकते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट है. ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा आपका यूज ये समझना है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, है ना, वो प्लानिंग बनाने के लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है और ऑपरेशनल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन के लिए. और यहाँ पे जब वर्क डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो बर्डन भी कम क्या होगा, वर्कलोड भी कम हो जाएगा. वर्कलोड को कम करने के लिए, बर्डन को कम करने के लिए ये पॉइंट F.W. टेलर ने दिया है. ठीक है, और उनके हिसाब से टोटल 8 फोरमैन हो सकते हैं, है ना, और कोई भी किसी को ऑर्डर पास कर सकता है. और यहाँ पे जो हेनरी फ्यूल्स का जो यूनिटी ऑफ कमांड है उसको रिजेक्ट किया जा रहा है ना, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड सिंपली मींस दैट वन बॉस वन ऑर्डर. एक समय पे हम एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस ऑर्डर दे सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे 8 क्या है, 8 सुपरवाइजर है, 8 फोरमैन है और कोई भी किसी को ऑर्डर दे सकता है अपने एम्प्लॉय को कि अपने तरीके से काम करवा पाए ताकि काम क्या हो, एफिशिएंट तरीके से हो पाए और रिजल्ट बेटर हो. ठीक है, तो यहाँ पे हम वन बाय वन शॉर्ट में समझते हैं. रूट क्लर्क का सिंपल सा मतलब होता है दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ओके, है ना, दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू परफॉर्मिंग द मैकेनिकल और मैनुअल जॉब, है ना. कैसे सीक्वेंस में कैसे जॉब को परफॉर्म किया जाएगा, है ना, कैसे जॉब को परफॉर्म किया जाएगा इनसाइड द फैक्ट्री, है ना, वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
रूट क्लर्क का। उसके बाद है क्या, इंस्ट्रक्शन का। और ये इंस्ट्रक्शन, ये जो फोरमैन है ये रिस्पॉन्सिबल है कैसे गाइडेंस प्रोवाइड किया जाए, कैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाए अपने एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर, ठीक है। सेकंड में दिस सेकंड क्या है, इंस्ट्रक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अ जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब। एक स्पेसिफिक मैनर में जॉब को कैरी करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस, क्या क्या गाइडलाइंस की जरूरत है, वो कौन देगा, वो देगा आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ओके, देन है आपका टाइम एंड कॉस्ट। टाइम एंड कॉस्ट सिंपल सा मतलब है कि द फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग टाइम। कौन सा टाइम, कब जॉब स्टार्ट होगा, कब जॉब एंड होगा, किस काम के लिए कौन सा जॉब कितना होना चाहिए, दिस ऑल आर रिलेटेड और रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, है ना। ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर, ठीक है। और फोर्थ में क्या है, डिसिप्लिनरियन। ये क्या है, ये एक सिस्टमैटिक मैनर में काम को कंप्लीट करने को बताता है, ठीक है। डिसिप्लिनरी का मतलब होता है दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक वे और सिस्टमैटिक मैनर। कोई काम किसी ऑर्डर में हो या सिस्टमैटिक मैनर में हो, ये रिस्पॉन्सिबल किसका है, ये है आपका डिसिप्लिनरियन के लिए, ठीक है। तो ये टोटल 4 था प्लानिंग डिपार्टमेंट का, है ना। मतलब कि 2 भाग में डिवाइड हुआ है, प्लानिंग में 4 फोरमैन और प्रोडक्शन में 4 फोरमैन। प्रोडक्शन में पहला क्या है, गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या है, देखिए गैंग बॉस बहुत ही कॉमन है, बार बार रिपीट हो सकता है, ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, गैंग बॉस, ठीक है। He arranged all the machines, tools and other resources required for performance of the job so that there is a no delay। मतलब कि क्या है, no delay, काम में कोई लेट नहीं होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या मशीन चाहिए, टूल्स चाहिए। अगर कोई वर्किंग कंडीशन मशीन नहीं है तो कैसे उसको वर्किंग कंडीशन में लाया जाए, कैसे दूसरा मशीन लाया जाए, कैसे कोई दूसरा टूल्स लाया जाए फैक्ट्री के अंदर, ये सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, किस फोरमैन का है, ये है आपका गैंग बॉस का। एंड गैंग बॉस क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा किससे रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन आ गया कि स्पीड बॉस इज रिलेटेड विथ, आपको लिखना है ऑपरेशन डिपार्टमेंट। या आ सकता है क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये किसके अंदर आता है, ये आता है प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। और एफडब्ल्यू का ये भी मानना था कि जो भी जितने भी स्पेशलाइज फोरमैनशिप है या फोरमैन है, वो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट तो है, साथ साथ वो एक अच्छे गुड क्वालिटीज भी उनके अंदर होनी चाहिए। जैसे कि गुड लुकिंग हो सकता है, या आपका वेल एडुकेटेड हो सकता है, वेल नॉलेजेबल हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, मोटिवेटेड हो सकते हैं। ये सारा कुछ अच्छा क्वालिटी फोरमैन के सुपरवाइजर के अंदर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर। उसके बाद आपका स्पीड बॉस। स्पीड बॉस सिंपल सा मतलब है कि कोई टास्क कैसे टाइम पे कंप्लीट किया जाए, द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन अ गिवन टाइम। यानी टास्क कैसे कोई दिए हुए समय पे स्पीडली फास्टली कंप्लीट हो, एफिशिएंटली हो, वो किसका रिस्पांसिबिलिटी होता है, स्पीड बॉस। और रिपेयर सिंपली मींस दैट मेंटेनिंग द टूल्स एंड मशीन ऑफ द कंपनी। किसी कंपनी में कोई टूल्स या मशीन या कोई भी अनरिपेयर सामान है जो कि अनवर्किंग कंडीशन में है, कैसे उसको बनाया जाए, कैसे उसको मेंटेन किया जाए, ये सारा किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है रिपेयर के अंदर, ठीक है, रिपेयर बॉस के अंदर। देन इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करता है, इंस्पेक्टर सिंपल सा क्वालिटी चेक करता है ना। क्वालिटी ये चेकिंग के काम होता है इंस्पेक्टर का, जो कि कोई प्रोडक्ट अगर आउटपुट निकले तो क्या उसका क्वालिटी है, उसको चेकआउट करना, ठीक है। तो ये आपकी बुक्स में भी है और 1 बाय 1 आपको समझना है। आपको सिंपल सा डिवाइड करना है फंक्शनल फोरमैनशिप में। अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर, द फैक्ट्री वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इन 2 डिपार्टमेंट because to reduce the workload or burden of the foreman, burden of the supervisor, ठीक है। सुपरवाइजर की वर्कलोड को कम करने के लिए 2 भाग में काम को डिवाइड किया गया है। प्लानिंग डिपार्टमेंट मतलब कि किस काम को कैसे किया जाएगा, सोचने का, नियोजन बनाने का एक डिपार्टमेंट। और सेकंड क्या है, जो कि प्रोडक्शन के साथ रिलेट करता है। दोनों में 4 क्या है, 4 फोरमैन है, सुपीरियर है, सॉरी सुपरवाइजर है, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। देन जो सेकंड टेक्निक है क्या है, एफडब्ल्यू टेलर का सेकंड टेक्निक है
स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्ड। क्या है? स्टैंडर्ड मेंटेन करना और सिंप्लीफिकेशन करना। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है जितने भी अननेसेसरी थॉट है, अननेसेसरी चीजें हैं, उनको रिजेक्ट करना, उनको बाहर करने को बोलते हैं हम क्या? सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। और स्टैंडर्ड का सिंपल सा मतलब होता है ओके, सेटिंग ए गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड मीन्स दैट कि प्रोडक्ट के क्वालिटी को मेंटेन करना है। अब क्वालिटी को मेंटेन करने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये नहीं कि आप सिर्फ प्रोडक्ट का, आजकल हम लोग देखते हैं मार्केट में कि किसी प्रोडक्ट का पैकिंग तो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही कलरफुल पैकिंग होता है, लेकिन जब कस्टमर वो प्रोडक्ट को यूज करता है या प्रोडक्ट ओपन करता है तो वो उससे अनसेटिस्फाई हो जाता है कि नहीं? क्योंकि प्रोडक्ट में इतना छोटा सा कोई क्रीम है या कोई प्रोडक्ट है, उसका बॉक्स कितना, इतना बड़ा बॉक्स होता है ना, लेकिन उसके अंदर क्रीम छोटा होता है या कोई प्रोडक्ट छोटा होता है। क्यों? वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी सिंपली मीन्स दैट प्रोडक्ट का वेट भी अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट का पैकिंग भी अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट का जो लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट में जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो भी अच्छा होना चाहिए, ताकि कस्टमर पूरा सेटिस्फाई होना चाहिए प्रोडक्ट से। वो क्वालिटी और स्टैंडर्ड का बात हो रहा है यहाँ पे। मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, तभी कोई कस्टमर क्या सेटिस्फाई होगा। ओके। उसके बाद है यहाँ पे आपका, यहाँ से है वर्क स्टडी। जितना भी स्टडी वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका वर्क स्टडी हो या फटीग स्टडी हो या मेथड स्टडी हो या टाइम स्टडी या मोशन स्टडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर ABC 4 है तो किसी एक से भी केस स्टडी आ सकता है। ठीक है। ज्यादातर इंपॉर्टेंट है मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी। ठीक है। तो वर्क स्टडी क्या बोलता है? ओके, देखिए वर्क, it ensure a maximum production at a minimum cost and getting the best contributions from every factor। कह रहा है कि देखिए वर्क स्टडी के अंदर है ना, वर्क स्टडी एक एलिमेंट है, एक टेक्निक है, इसके अंदर जो सब पॉइंट है ये क्या क्या है? फैटिक स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। मतलब कि ये सिंपल सा रिलेटेड है यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज एंड गेटिंग अ मैक्सिमम बेनिफिट, है ना। मतलब कि वर्क स्टडी इट इंश्योर, वर्क स्टडी इंश्योर करता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। कैसे हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं मिनिमम कॉस्ट के साथ, मिनिमम टाइम के साथ, एंड गेटिंग द बेस्ट कंट्रीब्यूशन फॉर एवरी फैक्टर। अब कंपनी में कोई फैक्टर में एक सेक्टर तो नहीं होता है ना, बहुत सारे सेक्टर हो सकते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो सकता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट हो सकता है। सभी सेक्टर से ओवरऑल टोटल चारों तरफ से कैसा एक बेटर एंड पॉजिटिव फीडबैक आए, ये शो करता है वर्क एक्सपीरियंस से। मतलब कि जहां जहां वर्क हो रहा है, जहां जहां काम हो रहा है, वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले अकॉर्डिंग टू दिस वर्क स्टडी। ठीक है। आप सिंपल से बोल सकते हो इट इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, कम से कम लागत हो। ठीक है। और इसमें आपको पढ़ना है क्या? फैटिक स्टडी। ये क्या होता है? देखिए फैटिक स्टडी है, ये सिंपल सा है टाइम के इंटरवल से, है ना, टाइम के इंटरवल से टू सेट रेस्ट इंटरवल्स एंड टू सेट द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन रेस्ट इंटरवल्स। जैसे कि this technique of scientific management is conducted to find out the frequency of rest interval, the duration of rest interval and the number of rest interval। ये तीन याद रखना है। कभी भी फैटिक स्टडी का पॉइंट है तो आपको मन में ये आना चाहिए, आपको सोचना चाहिए माइंड में ये बात करता है इंटरवल के बारे में। इंटरवल मतलब क्या है? जैसे कि अगर स्टूडेंट हो, आप अगर स्कूल में हो तो आपको इंटरवल दिया जाता है ना, 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपका एक लंच होता है या इंटरवल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? वो इसलिए दिया जाता है कि आप थोड़ा साइकोलॉजिकली की बात करें हम तो थोड़ा माइंड शांत हो, है ना। हम लोग कंटिन्यू बैठ के पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, इसलिए आधा घंटा का समय मिलता है जिसमें कोई लंच भी कर लेता है, थोड़ा कोई बच्चा स्पोर्ट्स भी खेल लेता है और अपने आप को थोड़ा मोटिवेटेड या बेटर फील करता है नेक्स्ट क्लासेस के लिए। तो ऐसा ही द फैटिक स्टडी इज सिंपली रिलेटेड विद द इंटरवल। इंटरवल मीन्स हाउ मेनी इंटरवल्स एंड नंबर ऑफ इंटरवल्स एंड ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल्स। मतलब कि इसमें 3 बात याद रखना है।
फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, रेस्ट इंटरवल का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, क्या वो आधे घंटा का होना चाहिए, 1 घंटे का होना चाहिए, देन कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ इंटरवल कितना होना चाहिए। अगर 12 घंटे का किसी का ड्यूटी है या 8 घंटे का ड्यूटी है, तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि एक लंच होता है और एक शाम को कोई रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ समय मिलता है किसी को, है ना। तो ये फैटिग स्टडी सिंपली से बात करता है रेस्ट इंटरवल के बारे में, है ना। रेस्ट इंटरवल क्या वो नंबर ऑफ कितना होना चाहिए, है ना, कितना ड्यूरेशन का होना चाहिए, आधे घंटे का, 1 घंटे का, कब होना चाहिए, ठीक है। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि अगर फैक्ट्री का बात करें हम, तो कोई भी वर्कर कंटिन्यू वर्क करके थोड़ा अपने आप को बोर फील करता है, कर सकता है, या हो सकता है वो थोड़ा टायर्ड फील करे, थकान हो जाए उसमें, तो थोड़ा सा इंटरवल मिलने से उसको क्या होना चाहिए, उसको थोड़ा वो मोटिवेटेड फील करेगा, अच्छा बेटर फील करेगा, तो वो काम में अच्छा से और ज़्यादा एफर्ट लगा सकता है, काम को एफिशिएंट तरीके से कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर, नंबर जो इंटरवल है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 1 से 2, जो साइंटिफिक इंक्वायरी जो डिमांड कर रहा है। साइंटिफिक इंक्वायरी और साइंटिफिक टेक्निक को यूज करके आपको पता चला कि अगर एक ही इंटरवल होना चाहिए तो एक ही होना चाहिए, अगर 2 होना चाहिए तो 2 होना चाहिए। ये नहीं कि इंटरवल पे इंटरवल दिया जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। जो साइंस इंक्वायरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू उतना ही प्रोवाइड करना है, ठीक है। फैटिग स्टडी, ठीक है। देन है आपका मेथड स्टडी, है ना। मेथड स्टडी देखिए, मेथड स्टडी सिंपल सा मतलब है कि मेथड, किस मेथड से काम को किया जाए टू फाइंडिंग द बेस्ट वे टू कंप्लीटिंग द टास्क। ऐसा कौन सा तरीका फाइंड किया जाए जिसमें हमको काम सही तरीके से हो विथ मिनिमम कॉस्ट। अगर हम किसी शूज कंपनी का बात करेंगे तो शूज कंपनी में एम्प्लॉय लोग अपने हाथों से भी शूज बना सकते हैं, और कोई मशीन हो, मशीन भी शूज बना सकती है। तो इस दोनों में कौन सा कॉस्ट कंज्यूमिंग कम है ना, मतलब कि कौन सा टाइम कंज्यूमिंग कम है, कौन सा कॉस्ट कंज्यूमिंग कम है, जो मेथड बेस्ड है वही मेथड को हम यूज करेंगे। आज आप देख रहे हो कि आप कहीं भी बाहर देखोगे कि बहुत सारा बड़े बड़े मशीन्स आ गए हैं काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए, जो कि एक मशीन, अगर हम एक जेसीबी का बात करें तो वो लगभग 100 आदमी काम अकेले करता है 1 घंटे या 2 घंटे में, है ना। तो आपको कंपेयर करना है कि जेसीबी का वन आवर का कॉस्ट कितना होगा और 1 आवर का कॉस्ट कितना होगा, और कोई एम्प्लॉय दिन भर काम कर रहा है या 10 दिन काम कर रहा है 20 एम्प्लॉय मिलके, तो उनका कॉस्ट कितना होगा। अब इसमें जो टाइम कंज्यूमिंग है, जो कॉस्ट कंज्यूमिंग है, वही मेथड यूज होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे मेथड का मतलब वही है कि बेस्ट मेथड, सुटेबल मेथड को कंपनी को एडॉप्ट करना चाहिए, कंपनी को यूज करना चाहिए, ताकि काम को क्या हो, मिनिमम एंड लो कॉस्ट में काम हो पाए, ठीक है। सेलेक्टिंग द बेस्ट, फाइंडिंग द बेस्ट वे टू डूइंग job, okay, and selections of method which minimize the cost and maximize the quality and satisfaction of the consumer। जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करे, जो कम समय ले, जो कम टाइम ले, वही मेथड को यूज करना है। और जाहिर सी बात है ऐसा मेथड आपको मशीन ही दे सकता है, एम्प्लॉय बस उसको चला सकते हैं, लेकिन ऐसा काम तो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। इसीलिए आजकल देखते हैं हम फैक्ट्री में, कंपनी में मैक्सिमम काम क्या हो रहा है, मशीन से ही हो रहा है ना, मैक्सिमम काम मशीन से हो रहा है। तो जो भी बेस्ट मेथड है, कुछ भी हो सकता है, जो भी बेस्ट मेथड है उसी को यूज करना है अकॉर्डिंग टू मेथड स्टडी। मेथड स्टडी इज सिंपली रिलेटेड विद द मेथड दैट which method is best for completing the task by using the minimum resources, minimum time, okay, and getting maximum benefit, okay। देन लास्ट वन क्या है, टाइम स्टडी और मोशन स्टडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। टाइम स्टडी और मोशन से बहुत ही क्वेश्चंस भी आते हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हो आप। टाइम स्टडी क्या बोलता है, देखिए, टाइम स्टडी सिंपली मींस दैट टू स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्म द जॉब। अब कैसे आपको पता चलेगा कि ये पार्टिकुलर जॉब इतने समय का होना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, और साइंटिफिक मैनेजमेंट यही बोलता है कि साइंटिफिक इंक्वायरी होना चाहिए, थिंकिंग बिफोर डूइंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि
डिक्टेटरशिप होना चाहिए और कोई कोई मैनेजर किसी एम्प्लॉय को बोल दे कि आप इस काम को आराम से अपने तरीके से करो, 1 घंटे का काम है आप 2 घंटे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा एफडब्ल्यू रिजेक्ट कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि साइंटिफिक इंक्वायरी होना चाहिए टाइम के लिए कि कितना रिक्वायर टाइम होना चाहिए किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब, सेटिंग द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्क, determining the number of worker required to perform the job। अगर और एक बात है यहाँ पे कि टाइम को हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ इतना समय में ये ये टास्क कंप्लीट होगा। ये तब पॉसिबल है जब अगर कोई कंपनी में अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और बार बार रिपीटेड वर्क में डेली वही काम कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट को एक अंदाजा हो जाएगा कि हो जाता है कि ये काम ये एम्प्लॉय इतने देर में 10 एम्प्लॉय इस काम को इतने देर में कर रहे हैं। अगर वो उतना देर में काम हो रहा सही है, नहीं तो अगर उससे ज़्यादा समय लग रहा है तो क्या होगा, उसका मिसयूज हो रहा है। मतलब कि बार बार रेपिटेशन से, बार बार ऑब्जर्वेशन से एक हम फिक्स टाइम लगा सकते हैं, है ना। जैसे कि फिक्स टाइम लगा सकते हैं कि ये इतने वर्कर इस काम को इतने घंटे में कर सकते हैं, तो वो साइंटिफिकली क्या हो जाएगा, साइंटिफिकली वही बेस्ड हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई टॉपिक का बात की जाए, अगर किसी टीचर के लिए अगर कोई टॉपिक का बात की जाए कि ये टॉपिक कोई टॉपिक है और उस टॉपिक को 45 मिनट्स इनफ है कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और वहाँ पे ज़्यादा समय लग रहा है ना, पढ़ाने में ज़्यादा समय लग रहा है या अननेसेसरी बातें हो रही हैं, तो ये क्या है, ये गलत है। इसी तरह मैनेजमेंट में भी, कंपनी में भी एक सेटिंग टाइम होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हाँ और वो सिर्फ मैनेजमेंट को भी बेनिफिट पहुंचाता है, साथ साथ एम्प्लॉय लोगों के लिए भी क्या सूटेबल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय लोगों को कोई 16 घंटा या 12 घंटा काम करवा सकता है और सैलरी मिलेगा, सिर्फ सैलरी जो एक फिक्स है वही मिलेगा, ऐसा नहीं है। टाइम का सिंपल सा मतलब है, टाइम शेड्यूल मतलब कि ऐसा सुटेबल टाइमिंग होना चाहिए जॉब का जो कि वर्कर मैनेजमेंट दोनों के लिए सुटेबल हो, ठीक है। To find out the standard time to perform the job and to set the standard target for the worker to determine the number of worker to perform the job। मतलब कि एक पर्टिकुलर समय में, जैसे कि होता है ना, अगर कोई काम करना है तो 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए 2 एम्प्लॉय काफ़ी हैं। तो ये कैसे पता चला कि हाँ उतना 1 घंटे में 2 एम्प्लॉय 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। ये बार बार कभी ना कभी ऑब्जर्वेशन हो, कभी कभी बार बार रिपीटेड हुआ होगा, जिससे कि एक टारगेट सेट हुआ, एक मैनेजमेंट एक डिसीजन पहुंच पाया कि नहीं 100 गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए 2 एम्प्लॉय काफ़ी है, टाइम कितना चाहिए 2 आवर्स, है ना। तो इसीलिए ऐसे करके ये टाइम का ऑब्जर्वेशन हम निकाल सकते हैं या पता चला है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म द जॉब। एक किसी काम को परफॉर्म करने के लिए क्या स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, ये हमको पता चलेगा थ्रू टाइम स्टडी। और लास्ट में है मोशन स्टडी, ठीक है। मोशन स्टडी क्या बोलते हैं, मोशन स्टडी सिंपली में इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि बेस्ट वे टू फाइंडिंग द जॉब फॉर कंप्लीटिंग द टास्क, है ना। कोई ऐसा तरीका पता किया जाए जिससे कि काम बहुत ही जल्दी से हो जाए, मोशन में हो जाए। मोशन मतलब क्या, मोशन मतलब सिंपल सा वर्क को छोटे छोटे भाग में बांट देना और उसको कंप्लीट करना, ठीक है। देखिए आपको दिया हुआ यहाँ पे बुक में मोशन स्टडी यहाँ पे दिया हुआ है, अ जॉब एट द शॉप फ्लोर डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर एक्टिविटीज और मोशन। मतलब कि कोई काम है उसको छोटे तौर पे छोटे छोटे भागों में बांट देना, ठीक है, और तब उस काम को करना, जैसे कि मोशन मतलब मूवमेंट, ये मूवमेंट को भी डिनोट करता है। यहाँ पे दिया गया है टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ द वर्कर व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। जैसे मोशन से सिंपल से रिलेटेड है कि प्रोडक्टिव टाइम एंड अनप्रोडक्टिव टाइम।
जैसे कि अगर कोई कंपनी में मोशन मोशन मतलब क्या कि चलना, अपने हाथ को चलाना, अपने बॉडी को चलाना, थ्रू काम करना। और एक मोशन ये भी होता है कि आप अननेसेसरी इधर उधर घूम रहे हो। तो यहाँ पे सिंपल सा मोशन स्टडी में आपको ये पता करना है कि प्रोडक्टिव टाइम और अनप्रोडक्टिव टाइम, कोई एम्प्लॉय कैसे कितना समय दे रहा है प्रोडक्शन टाइम में और कितना समय दे रहा है अनप्रोडक्टिव टाइम में। ठीक है। टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ द वर्कर व्हेन दे आर परफॉर्म द जॉब, ये डिटरमाइन करना है कि वो जॉब को परफॉर्म कितना समय में कर रहा है, कब कर रहा है। मतलब कि अननेसेसरी भी मूवमेंट है कि नेसेसरी मूवमेंट है, ये भी कंसिडर करना है। देन टू डिफरेंशिएट द बिटवीन द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, कितना समय वो प्रोडक्टिव प्रोडक्शन में लगा रहा है, कितना प्रोडक्शन वो अनप्रोडक्टिव में लगा रहा है। जैसे कि होता है कि कभी कभी लंच के बाद या इंटरवल्स के बाद बहुत सारे एम्प्लॉय 10 मिनट लेट से आते हैं, और कंपनी अगर उस 10 मिनट को बहुत बार काउंट करे तो कितना समय वेस्टेज हो रहा है। तो इस सभी को हटाने के लिए, इस सभी को रिजेक्ट करने के लिए ही मोशन स्टडी को लाया गया है। ठीक है। फॉर कटिंग डाउन द अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट, अगर there is also possible that the management is going to be cutting down the unnecessary movement or unproductive time from employee। एम्प्लॉय लोगों का सैलरी कट भी सकता है, उनका तनख्वाह कम भी हो सकता है, क्योंकि वो अगर पता चलेगा मैनेजमेंट को कि आप इतना समय अननेसेसरी स्पेंड किए हैं कंपनी में इनसाइड द फैक्ट्री, तो क्या हो सकता है, सैलरी कम भी हो सकती है, कटिंग डाउन भी हो सकता है। ओके। देन टू डिजाइन द सुटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट वर्कर्स। इसका मोशन स्टडी का सिंपल सा मतलब है कि कैसे हम अनप्रोडक्टिव टाइम को बचाएं, है ना, कैसे हम अनप्रोडक्टिव टाइम को नेग्लेक्ट करें, उसको हटाएं, और कैसे प्रोडक्टिव में कन्वर्ट द अनप्रोडक्टिव टाइम इनटू द प्रोडक्टिव टाइम, है ना, जो अनप्रोडक्टिव टाइम नहीं है उसको प्रोडक्टिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे कोई भी एम्प्लॉय टाइमिंग का मिसयूज नहीं करे, ये इस मोशन स्टडी से पता चलेगा। बुक्स में और डिटेल्स में आप पढ़ सकते हो, और इससे केस स्टडी भी आपको करना है। जब आप केस स्टडी करोगे तब आपका डाउट और क्लियर होगा। ओके। और ये है यहाँ पे डिफरेंशियल पीस विड्थ सिस्टम। डिफरेंशियल पीस विड्थ सिस्टम सिंपल से ये बताता है कि अगर किसी को यूनिट वाइज पैसा दिया जा रहा है तो वो कैसे देना चाहिए। जैसे कि डिफरेंशियल पीस सिस्टम, द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ differential piece rate system emphasis on paying different rate wages, different wages देना, different rate के साथ wages देना for efficient and inefficient employee। कौन सा एम्प्लॉय एफिशिएंट है, कौन सा एम्प्लॉय इनएफिशिएंट है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम फाइंड आउट करेंगे उसके एफर्ट से कि वो कितना यूनिट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है। अगर सपोज दैट कि 50 रुपीज का रेट है, ओके, और 10 यूनिट्स कोई प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये टारगेट है। क्या है ये? टारगेट है। अगर ये टारगेट को कोई अचीव कर रहा है तो उसको क्या होगा, उसको 10% का बोनस मिल सकता है। एक एम्प्लॉय में स्टैंडर्ड जो टारगेट सेट है वो है कि अगर आप 1 आवर में 50 है ना 50 रुपीज से 10 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा सपोज दैट 500, है ना। लेकिन जब आप 1 आवर में 10 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर सकते हो तो आपको 500 मिलेगा, प्लस 10% एक्स्ट्रा बोनस भी मिल सकता है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 550। ठीक है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि अगर आप उतना ही घंटे में अगर आप 12 या 15 यूनिट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर दिए तो आपको हो सकता है कि आपका ये रेट भी बढ़ जाए, ये हो जाए 60 और ये हो जाए आपका 12, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 720। मतलब कि ये सिंपल सा मतलब है कि कौन सा वर्कर एफिशिएंट है और कौन सा वर्कर इनएफिशिएंट है इसके लिए। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई वर्कर 1 आवर में 10 की जगह में 10 की जगह में 8 यूनिट गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको कितना मिलेगा, उसको मिलेगा आपका हो सकता है उसको 40 रुपीज करके दिया जाए। ओके, 320। मतलब कि ये पीस रेट सिस्टम सिंपल सा मतलब इसलिए बना है कि पीस रेट के थ्रू पेमेंट करना है ना। यहाँ पे देखिए लिखा गया है पेइंग डिफरेंट रेट वेजेस टू द इनएफिशिएंट और एफिशिएंट वर्कर। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू द एफिशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट देम टू रिमेन एफिशिएंट। अगर आप किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं उनके एक्स्ट्रा काम के लिए तो वो उनको
इफिशिएंट रिमेन रहने में क्या मदद करेगा। ओके, एंड व्हेन द पेमेंट इज गिवन टू अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ऑटोमेटिकली द प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज। अगर एम्प्लॉय लोग में ही कंपटीशन क्रिएट कर दे मैनेजमेंट की, जो ज्यादा समय में ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तब क्या हो, तब सारे एम्प्लॉय कोशिश करेंगे कि सब अपने अपने काम में क्या हो, इफिशिएंट हो, इफिशिएंट तरीके से काम को करे। तो पीस रेट सिंपल से ये यही मतलब है कि डिफरेंट रेट वाइज पेमेंट करना। जो लो प्रोडक्शन कर रहा है उसको कम पैसा देना, उसका पैसा कट भी सकता है, लेकिन जो टारगेट को अचीव कर रहा है उसको टारगेट के साथ एक्चुअल पैसा देना, साथ बोनस मिल सकता है। लेकिन जो टारगेट से भी ज्यादा पैसा, टारगेट से भी ज्यादा काम कर रहा है उसको क्या कर सकते हैं, उसको एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिल जाता है ना। इंसेंटिव मींस व्हाट, इंसेंटिव सिंपली मींस एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा मनी। ये काम को एफिशिएंट तरीके से करने के लिए ये मेथड आया है, ठीक है, ये टेक्निक आया है, ठीक है। और लास्ट है आपका मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन सिंपली मींस जो आपको मोरल को हाई करे, आपको मोटिवेटेड करे। चेंज द मेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्कर एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, है ना, एंड कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर एंड मैनेजमेंट। ये एटीट्यूड को चेंजेस करता है ना, एटीट्यूड को चेंजेस करके कैसे कोई एम्प्लॉई मोटिवेटेड फील करे अपने आप को, कैसे वो उसका मोरल हाई हो, वो इफिशिएंट तरीके से रहे ताकि कंपनी का गोल अचीव हो, टारगेट अचीव हो, और वो उसका कोऑपरेटिव भी होना। मेंटल रेवोल्यूशन मींस कोऑपरेशन होना चाहिए या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। जब मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा, एक दूसरे को लोग तालमेल रहेगा, एक दूसरे से लोग हेल्प करेंगे, तभी ना टारगेट अचीव हो सकता है और कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा मतलब है मेंटल रेवोल्यूशन का, चेंजेस इन एटीट्यूड, चेंजेस इन मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। ये लेक्चर थोड़ा लंबा है लेकिन आपको पूरा देखना है और सीक्वेंस भी देखना, तभी आपका डाउट क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट है। किसी को कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके। और वीडियोस को प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ओके। कंप्लीट है ये, थैंक यू।